Now we are going to study about the another protein synthesis inhibitor named as the macrolides, which is normally also bind with the 50S ribosome and inhibit the protein synthesis and decrease the efficacy or the pathogenic effect of what bacteria. And start with the mechanism of action and what are the drugs there in the this macrolides group, and what will be the pharmacokinetics, and we will see at last the adverse effect and the interaction with the different drugs. We see this uh, uh, in this slides or the in this lecture. And first we start with the mechanism of action. What will be the mechanism of action and what are the drugs included in this? First we start name of the drugs. What are the drugs included in this group? First, erythromycin. You can learn erythromycin. Another क्लैरिथ्रोमाइसिन. और हमारे जो कोविड जो पीरियड चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर जो दवा था, एंटीबायोटिक था, वो है अजिथ्रोमाइसिन. फिर इसके बाद से आप याद कर सकते रॉक्सीथ्रोमाइसिन के बाद से अगर एक आता है कीटोलाइट ग्रुप में, और इसको कहते हैं टेलिथ्रोमाइसिन. इसको कीटोलाइट्स कह सकते हैं, कीटोलाइट्स. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. तो ये सब ड्रग्स है. ठीक, और इसका तो समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. तो बताए हैं इसके पहले जो भी जैसे पढ़े थे, टेट्रासाइक्लिन पढ़े थे. तो टेट्रासाइक्लिन चाहे ग्लिसाइल साइक्लिन, वो नॉर्मली आपको 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे बाइंड कर रहा था. और इसके पहले जो पढ़े हैं क्लोरमफेनिकॉल, और ये जो मैक्रोलाइड है वो किस पे बाइंड कर रहे हैं? 50S राइबोसोम के ऊपर बाइंड कर रहे हैं. तो जो भी ये ड्रग्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, ये हैं, वो क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं, इट बाइंड्स विद 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. जब ये 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जब बाइंड करते हैं तो वो नॉर्मली ब्लॉक करते हैं. व्हाट इट ब्लॉक अमाइनो एसाइल ट्रांसलोकेशन and their reactions, and block formation of what? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे मतलब बढ़ पाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. ये क्या करता है? नॉर्मली 50S से बाइंड करेगा, और सिंपल याद करने के लिए हम कह सकते हैं बाइंड विथ 50S. किससे? क्या नहीं बनने देगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देगा. जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा. तो व्हाट इट डज? इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी इसकी पैथोजेनिक इफेक्ट भी शो नहीं करें. लेकिन एक चीज़ हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ड्रग्स में वो डोज डिपेंडेंट के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देना है. कि मान लीजिए इस ड्रग्स का अगर हम डोज कम दे रहे हैं, चाहे इस ड्रग्स का जो डोज हम बढ़ा के दे रहे हैं, तो जब भी अगर डोज हम अगर कम करके देते हैं तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करता है. अगर ये हम डोज बढ़ा के देते हैं तो वो काम करता है बैक्टीरियोसाइडल की तरह. ये मतलब वो किलिंग इफेक्ट शो करता है. ठीक है, और ये ग्रोथ को सप्रेस करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को सप्रेस करता है, और ये बैक्टीरिया को किल करता है. अब बात करते हैं कि जैसे कि इसका सबसे पहले देखेंगे कि इसका ये कहाँ कैसे वर्क करता है, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके जो भी मेटाबॉलिज्म है, चाहिए सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें. तो सबसे पहले देखते हैं, एक बार ये देख लीजिए, ये है एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, ये अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ये है क्लैरिथ्रोमाइसिन, यह है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इस है टेलिथ्रोमाइसिन. जो कीटेक नाम से आ रहा है वो कीटोलाइट ग्रुप का है, इसलिए स्पेसीज पे इसका नाम कीटेक नाम रख दिया गया है. ठीक, इसको ये हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं. ये क्या हम लिखे हैं? लाइव चैट. मतलब यहाँ पे तो हम चैट करने तो जा नहीं रहे हैं. इसका क्या कहते हैं? ये पंजा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं क्लॉ.
ठीक। लेकिन लाइव चैट से हमको सिर्फ लाइव से कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ चैट से मतलब है। ठीक, तो हम यहाँ का चैट बाहर निकाल ले रहे हैं और यहाँ का क्लॉ जो है वो बाहर है। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिस माइक्रोलाइट्स, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसके यूज को हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे, चैट और क्लॉ। तो चैट में क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो एक सैंक्रोइड बीमारी है, सैंक्रोइड्स की बात करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, चाहे कॉर्नी बैक्टीरियम इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं, चाहे कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया में भी हम इसको यूज करते हैं। फिर अगर क्या है, अगर और जैसे कर सकते हैं, एच फॉर इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में भी इसको हम वर्क कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं, अगर जैसे कह सकते हैं इसको अटिपिकल निमोनिया में भी हम यूज कर सकते हैं, अटिपिकल निमोनिया में इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर टॉक्सोप्लाज्मा में हम यूज कर सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा में। फिर इसी का मतलब हुआ क्लैमीडिया में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लैमीडिया में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे कि लियोजनेला में तो हम यूज किए थे, लियोजनेला में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लियोजनेला में यूज कर सकते हैं। अब कह सकते हैं जैसे कि मैक याद कर लीजिए, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ए लिए हैं। ठीक, और डब्ल्यू फॉर ऊपिंग कॉफ, ऊपिंग कॉफ में हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, निमोनिक्स है, आप इसको याद कर सकते हैं, सैंक्रोइड्स और कॉर्निबैक्टीरियम कैम्पेलो, और एच फॉर इन्फ्लुएंजा, अटिपिकल फॉर्म में अटिपिकल निमोनिया में यूज कर सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा में यूज कर सकते हैं, क्लैमीडिया में, लियोजनेला में, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में, और ऊपिंग कफ में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रिक था, और मतलब निमोनिक्स था, और आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की जब बात करते हैं कि जब हम इस ड्रग्स को लेते हैं, मान लीजिए कि कोई जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं, जो इसमें मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, और चाहे हम लोग आईवी फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन, और चाहे जैसे हम कह सकते हैं अजीथ्रोमाइसिन। तो ये दोनों को हम ओरल और आईवी फार्मूलेशन में भी ये दोनों अवेलेबल है, ओरल और आईवी दोनों में ये अवेलेबल है। बाकी जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर मतलब वो ओरल फॉर्म में ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, इरिथ्रोमाइसिन की हम कुछ पॉइंट जानते हैं। जब हम अगर इरिथ्रोमाइसिन अगर हम लेते हैं, तो वो इरिथ्रोमाइसिन क्या करता है कि जैसे हमारे स्टोमक में गया, ठीक है, तो वो गैस्ट्रिक एसिड से क्या हो जाएगा, स्टोमक में जाएगा, तो गैस्ट्रिक एसिड इस पे वर्क करेगा, तो गैस्ट्रिक एसिड के चलते ये अपना फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है, जो इरिथ्रोमाइसिन है, चाहे जो मतलब मैक्सिमम मैक्रोलाइट्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा वर्क करता है अल्कलीन पीएच पे। लेकिन अगर जब इरिथ्रोमाइसिन अगर हम दे रहे हैं, तो वो गैस्ट्रिक एसिड क्या कर देगा, उसको डिस्टर्ब करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कुछ अलग मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम इसको देते हैं, जैसे मॉडिफाइड फॉर्म में, जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन हुआ, जिथ्रोमाइसिन हुआ, टेलिथ्रोमाइसिन हुआ। तो ये जो जैसे ड्रग्स हैं, जैसे अजिथ्रो कह रहे हैं, टेलिथ्रो कह रहे हैं, और रॉक्सीथ्रो कह रहे हैं, चाहे क्लैरिथ्रो कह रहे हैं, तो ये जो सब ड्रग्स है, चाहे ये अजिथ्रो है, ठीक, ये जितने भी ड्रग्स हैं वो क्या हैं, एसिड रेजिस्टेंट हैं, मतलब वो गैस्ट्रिक एसिड में भी ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से ये क्या हो सकते हैं, वेल एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी। और लेकिन इसका क्या है कि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वर्क भी अच्छा करेंगे। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए गैस्ट्रिक एसिड से इनहिबिट कर देता है, तो हम कुछ ऐसा इसको बना के हम जैसे बॉडी को अगर दें, ठीक है, स्टोमक में जाए, तो वो टूटे नहीं। जैसे हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि जैसे
पढ़ेंगे आगे चल के कि पीपीआई के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या था कि अगर आप ऐसे अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को अगर दे देते हैं ड्रग्स को, जैसे कि पेंटाप्राजोल हुआ, असमेप्राजोल हुआ, तो वो क्या होता है नॉर्मली जैसे स्टमक में जाएगा तो एसिड रेजिस्टेंस नहीं होता, वो टूट जाएगा और वो अपना फंक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है उसको हम कैप्सुलेटेड फॉर्म, एंटेरिक कोटेड फॉर्म में अगर उसको हम देते हैं तो वो जाके फिर अच्छा से वर्क करता है। तो सेम यही कंडीशन है, जब ये गैस्ट्रिक एसिड से टूट जाता है तो इसको हम एंट्रिक फॉर्म में देना, इसको एंट्रिक फॉर्म में, इसको एंट्रिक फॉर्म फॉर्मुलेशन करते हैं, चाहे स्टेरिफाइड फॉर्म करते हैं इसको, ठीक है। तो स्टेरिफाइड फॉर्म में होगा तो उसका जो इफेक्टिविटी है उसका बना रहेगा, ठीक है। ये एसिड रेजिस्टेंस है। और नॉर्मली क्या करता है ये फूड, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटरफेयर होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब जो ट्राई करते हैं कि इसको हम खाने के 1 घंटा पहले दें या 2 घंटा बाद, अगर खाना खा लिए हैं तो 2 घंटा बाद हम देना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को भी ये क्या कर देगा, वो प्रॉब्लम करेगा एब्जॉर्प्शन होने में, ठीक है। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं। बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो वो नॉर्मली बहुत अच्छी तरह से वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी में, बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि वो ब्रेन और सीएसएफ में वो क्रॉस नहीं कर सकता है। तो और क्या कर सकते हैं, ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, ठीक। लेकिन कहाँ नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट ब्रेन में ये नहीं जा सकता है, सीएसएफ में नहीं जा सकता है, ठीक। और लेकिन जैसे हम उसको लेते हैं तो ये नॉर्मली जो है इसका एक्यूमुलेशन है वो जाके कुछ सेल्स में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स में एक्यूमुलेट कर गए, मैक्रोफेज में एक्यूमुलेट कर गए, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है उसमें ये एक्यूमुलेट कर गए। जब उसमें ये जो एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, इसमें क्या कर जाएंगे, एक्यूमुलेट कर जाएंगे। जब एक्यूमुलेट होंगे तो इसका सीरम लेवल जो हो जाएगा, सीरम में क्या हो जाएगा, सीरम लेवल कम हो जाएगा, इस ड्रग्स का सीरम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये कम होगा तो और लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो फंक्शन है वो जैसे कि मान लीजिए इसके पहले हम समझाए थे कि कैसे ये ड्रग्स वर्क, जब पहला लेक्चर हमारा पढ़ाए थे एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम बताए थे डिपोट प्रिपरेशन के बारे में। तो कुछ ऐसा ही कुछ है कि मान लीजिए कि अगर वो एब्जॉर्ब हुआ तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा, चाहे वो ज़्यादा देर तक ये वर्क कर पाएगा। तो इसलिए इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स है अजीथ्रोमाइसिन, वो उसका लॉन्गेस्ट टी हाफ होता है, लॉन्गेस्ट टी हाफ, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये ज़्यादा देर तक ये वर्क भी करता है और इफ़ेक्टिव ही ड्रग्स है, ठीक है। इसके पहले हम कोरोना में तो बहुत ज़्यादा यूज किए हैं इस दवाई को। अब देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये नॉर्मली जो ड्रग्स है वो भी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जब ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हेपेटिक डिसफंक्शन होगा तो उसमें हम इस दवा को मतलब या कि डोज एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो इसमें हम पेशेंट को नहीं देंगे। जैसे कौन कौन से जैसे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन, चाहे ये जो मैक्रोलाइड्स है, ठीक है, और भी जो मैक्रोलाइड्स है वो सब हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा। और वो क्या करता है नॉर्मली, ये जो इरिथ्रोमाइसिन है चाहे मैक्रोलाइड्स है वो क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को। अब ये जब इनहिबिट हो गया तो बहुत सारा जैसे मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का तो वो इससे होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से, लेकिन ये क्या करता है इसी को इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो बहुत सारा ड्रग्स है, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन की अगर बात करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे थियोफाइलिन कहाँ यूज होता है। जैसे थियोफाइलिन हो गया, चाहे वेलप्रोएट हो गया, चाहे वारफेरिन हो गया, चाहे एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गया, चाहे साइक्लोसेरिन हुआ जो टीवी में यूज करते हैं, फिर कार्बामाजेपिन हो गया, कार्बामाजेपिन। तो ये सब ड्रग्स को क्या कर देगा, अगर मेटाबोलाइज ही नहीं होने देगा, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। और इसका जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा
तो ये क्या कर देगा, इन सब ड्रग्स का क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ेगा, और इसका क्या हो जाएगा, ड्रग्स टॉक्सिसिटी हो जाएगा ये सब ड्रग्स का। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी इस मतलब अगर अजिथ्रोमाइसिन चाहे हमें एरिथ्रोमाइसिन चाहे रॉक्सीथ्रोमाइसिन चाहे जो भी मैक्रोलाइड्स अगर हम देना है किसी पेशेंट में, तो हम प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर उसका जो मतलब जो मेडिकेशन हिस्ट्री है वो हम अच्छी तरह से हम देखते हैं कि पेशेंट पहले से, जैसे कि अभी भारत में चाहे किसी भी देश में क्या है, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो हम उसको मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कौन सा दवा ले रहा है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म ऐसे है लीवर में है कि क्या वो प्रिसिपिटेट हो सकता है, क्या उस दवा की ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये सब चीज़ हम पहले समझेंगे तब ये दवा को हम देंगे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, इंडियन मार्केट में चाहे बहुत जगह पे क्या होता है कि ऐसे ही इस दवाई को और मतलब वास्ट तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक, और इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी आपको अभी तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि किसी लीवर प्रॉब्लम है चाहे बहुत सारा प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम जब भी हम इस दवाई को लें तो प्रॉपर गाइडेंस में और डॉक्टर के रेफरेंस के थ्रू ही लें। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन की जब बात करते हैं तो ये बताए हैं कि ये लीवर के थ्रू चाहे और लीवर और किडनी, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो ये लीवर और किडनी दोनों से ही एक्सक्रीट होता है, कुछ अमाउंट में किडनी के थ्रू होता है। ठीक, और इसलिए इसको जो डोज एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो किडनी में भी हम इसको करते हैं डोज एडजस्टमेंट और मैक्सिमम डोज एडजस्टमेंट, लेकिन सबसे मतलब हम लोग किडनी में ज़्यादातर कोशिश करते हैं, और बाइल के थ्रू जो एक्सक्रीटेड होगा बाइल के थ्रू चाहे फीकल के मैटर के थ्रू, तो उसमें भी हम ये ध्यान देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करते हैं, इसकी एडवर्स इफेक्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो इसको एडवर्स इफेक्ट के लिए हम आपको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं लोग, मैक्रो, इसका जो मैक्रोलाइड्स है उसी के नाम से सिर्फ उसका मैक्रो निकाल लीजिए और इसको एडवर्स इफेक्ट याद कीजिए। जैसे मैक्रो मतलब वो एक्टिवेट कर देता है मोटिलिन रिसेप्टर को, मोटिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो जो मोटिलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो वो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करेगा, और उस गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस के चलते क्या होगा, इसकी साइड इफ़ेक्ट आएगी। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जैसे यूज की अगर बात करते हैं तो वो गैस्ट्रिक पैरेसिस और द पोस्ट ऑपरेटिव एलियस में भी हम इसको यूज जैसे करते हैं, तो उसमें हमें ये सब मिल सकता है। ठीक, एलर्जी का ये कारण बनता है, ये भी ड्रग्स एलर्जी शो करता है, चाहे ये सबसे जैसे ये मोस्ट कॉमन ये है, लेकिन सबसे अगर बात कहा जाए कि सबसे अगर इफ़ेक्टिव अगर जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस का ये कारण बनाता है, क्यों बना, और ये मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम विथ एरिथ्रोमाइसिन के साथ होता है। क्यों इस एरिथ्रोमाइसिन के साथ होता है, और इसीलिए ज़्यादातर ये क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, और इसलिए लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लेकिन कोई इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट ये शो नहीं करता है, और ये कहता है रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी करता है, इसको याद कर सकते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी ये कर सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अजिथ्रोमाइसिन की अगर बात करते हैं तो ये जो अजिथ्रोमाइसिन है, बाकी जो ड्रग्स है रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी कर रहा है, लेकिन ये जो अजिथ्रोमाइसिन है वो इरिवर्सिबल सेंसो न्यूरल लॉस करता है, सेंसी न्यूरल लॉस और मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट करेगा, और वो इरिवर्सिबल करेगा। ठीक है, तो ये अजिथ्रोमाइसिन के साथ है। ये सारा चीज़ हम पढ़ें मतलब किसके बारे में, मैक्रोलाइड्स के बारे में, जिसमें कि अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये प्रोटीन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर सकते हैं, डोज बेसिस याद कर सकते हैं इसको, और इसका यूजेज याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप बस इतना याद रखना है कि वो ज़्यादातर कौन से ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड में वो मतलब वो लेबाइल होते हैं, और कौन से गैस्ट्रिक एसिड में रेजिस्टेंट होते हैं, और कैसे यूज करते हैं इसको, कहाँ कहाँ ये एक्यूमुलेट होता है।
और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद कर सकते हैं कि इस दवा के चलते किस ड्रग से टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।